रूखी सूखी हमें मिलकर खानी होगी। ये शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं। हमने इस मुल्क में रहना है और ये हमारा गला दबाते जाएंगे हुक्मरान जिस हद तक दबा सकेंगे। जब तक ये 24 करोड़ जिंदा लाशें इसी तरह सुबह शाम डेडिकेटेडली जूते खाती रहेंगी तब तक ये होता रहेगा। लोगों के गला दबाकर उनकी सांस निकाल कर वो अपनी शरह नमू में डालते जा रहे हैं। आर्टिकल 6 लगना चाहिए, सियासतदानों के लिए ही है। मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इसकी इब्तिदा तो करे। यहाँ जमानत इमरान खान का भांजा, इमरान खान ने उसको अपनी पार्टी का वो बना दिया, पता नहीं लॉन्डो की तंजीम का कुछ फलाना, आरफीन पे लगाओगे, इसकी इतनी जुर्रत, ये हमें आईना दिखा रहा है। साद रफीक साहब भागे भागे पहुंचे इनके पास वजीर रेलवे और कहते हैं एमक्यूएम के दोस्त पढ़े लिखे और स्मार्ट हैं। अरे वसीम अख्तर साहब के एमक्यूएम ने सिंध के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, उनको ये कहना चाहिए था कि एमक्यूएम ने कराची वालों से बहुत कुर्बानी ली है, कभी जानो माल की, कभी भत्ते के नाम पर, ये ठीक खट करके माजिर हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कोई एक दिन ऐसा मैं मुंतजिर हूं कि जब से हुकूमत आई है, कोई एक दिन ऐसा हो कि हम कहें कि आज कोई टैक्स नहीं लगा, आज कोई महंगाई के बोझ की खबर नहीं आई, आज कोई गरीब पर कोई बम नहीं फूटा परेशानी का। कोई एक दिन, आज भी यही हुआ जनाब। सुबह उठते हैं, पता चलता है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब फिर तकरीर करने आ गए हैं। खुद याद सादिक साहब अब तो ये कहने लगे हैं मिफ्ता इस्माइल को कि मिफ्ता इस्माइल साहब जब आते हैं तो लोग डर जाते हैं कि जिस तरह कोई डाकू आ गया है, इतने ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। क्यों ना हो, उनके ऐलानात ही ऐसे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने कहा कि अपनी ज़ात को, अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया है, और बाद में पता चला कि कुर्बानी तो आवाम की दी जा रही है, कुर्बानी आवाम से ली जा रही है। 10% टैक्स लगाया गया और खुशी की खबर यह सुनाई गई कि ये उमरा पर टैक्स है, ये सनतों पर टैक्स लगाया जा रहा है। 10% टैक्स, सुपर टैक्स लगा दिया गया। और इसके असरात अगर आप ये समझें कि जनाब एक आम आदमी पर नहीं पड़ेंगे, तो पहली खबर सुन लीजिए कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। जी हाँ, वही स्टॉक मार्केट जिसके बारे में मिफ्ता इस्माइल साहब ने फरमाया था कि हम आने वाले हैं। खुद प्रोग्राम में बैठकर लाइव टेलीविजन पर कहा कि जी हम आने वाले हैं और अभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। क्रैश कर गई जनाब, क्रैश कर गई और कार्रवाई मुअत्तल करनी पड़ी, इसलिए कि इससे और ज्यादा नीचे ना चली जाए। और अब खबर यह है कि आवाम का पैसा स्टॉक मार्केट में जब खुलेगी तो लगाया जाएगा, ताकि दिखाया जा सके नहीं जनाब क्रैश की थी लेकिन अब संभल गई है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गया भाड़ में। जीरो इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या मुल्क में खाक होगी, रोजगार के मौके कहां से मिलेंगे जब इंडस्ट्री ही नहीं लगेगी। और अगर ये अमीर से ही टैक्स लिया जा रहा होता तो बहुत शाबाश थी, लेकिन जब सनतों पर टैक्स लगाया गया है, जिनमें सीमेंट है, जिसमें शुगर है, जिसमें सिगरेट है, स्टील है, बेवरेजेस है, ऑटोमोबाइल्स हैं, दीगर सेक्टर्स हैं, तो क्या ये सेक्टर अपनी जेब से टैक्स देंगे या ये आवाम से ही टैक्स लिया जाएगा? फिर एक और बात यह कही कि जी 15 करोड़ कमाने वाला, 20 करोड़ कमाने वाला, 25 करोड़ कमाने वाला, ये अमीर लोग हैं, इनसे टैक्स लिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वही लोग हैं जो पहले से टैक्स दे रहे हैं, और इनकी तादाद कितनी है? क्या शहबाज शरीफ साहब इन अमीर लोगों में आते हैं जो इतना टैक्स दे रहे हैं? उनसे 1% से लेकर 4% टैक्स लिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, इनसे मजीद टैक्स ले ले, लेकिन क्या इससे मसाइल हल हो जाएंगे? क्योंकि वो तो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं वो लोग जो करोड़ों रुपए के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं। वरना माशाल्लाह शरीफ खानदान को आप देख लीजिए, जितने भी हुक्मरान हैं, पार्लियामेंटेरियंस, उनको देख लें कि वो टैक्स देते कितना है। खबरों का सिलसिला, बुरी खबरों का सिलसिला, अवाम के मुआशी कत्ल का सिलसिला इन्हीं खबरों पे नहीं रुकता जनाब। 1 जुलाई से 24 रुपये फी यूनिट बिजली के नर्ख बढ़ेंगे। के इलेक्ट्रिक की मंजूरी हो गई है, उन्होंने बिजली बढ़ाने का कहा, और हुकूमत की तरफ से, नेपरा की तरफ से कहा गया जनाब हाजिर जनाब, हम खिदमत के लिए हाजिर हैं और आपको क्या चाहिए। तो ये सिलसिला अब तक जारी है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के जुमलों पर मैं हैरान होता हूँ। वहीं बैठकर वो कहते हैं कि ये तारीख का पहला बजट है जो गरीब आवाम को मुश्किलात से निकालने और गरीब आवाम को गैर मामूली हालात की सख्तियों से बचाने के लिए है। तो 5 साल आपके बड़े भाई जब वज़ीर आज़म रहे हैं तारीख में, वो भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, इससे पहले भी नून लीग, पीपल्स पार्टी, आप सबकी हुकूमत थी। तो जब ये तारीख का पहला बजट है जो गरीब आवाम को मुश्किलात से निकालने का है, तो पहले जो आप कोई 20 बजट दे चुके हैं उनको हम क्या कहें, वो क्या थे फिर? यानी शहबाज शरीफ साहब समझ रहे हैं कि मेरे भाई ने भी मुल्क का बेड़ा गर्क किया, कभी आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, ये पहला बजट है, बाकी बजट को आप छोड़ दें। ये उनके अल्फाज हैं, ये मेरे नहीं हैं। कहते हैं जी अपनी हैसियत के मुताबिक आज साहिब हैसियत ने किरदार अदा करना है, आज इशार करने की साहिब हैसियत की बारी है। मुझे पूरी उम्मीद है साहिब हैसियत अफराद दिल की गहराइयों से हाथ बढ़ाएंगे। अब
और आखिर में हबीब जालिब का वही शेर जो उनको बड़ा पसंद है वो बैठ कर उन्हें पढ़ा। यही मनाजिर जो आप देख रहे हैं टेलीविजन पर, यहीं बैठ कर उन्हें पढ़ा। यकीन जानिए पीछे गोल्ड की चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, जो अलमारी नज़र आ रही है, ये बहुत गरीबों के घरों में ही होती है। तभी उन्होंने हबीब जालिब कहा जी ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता जहाँ पर ये अलमारियाँ और जहाँ पर ये गोल्ड की इतनी चीज़ें पड़ी हों। नज़ीर लगारी साहब और नूर आरफीन मेरे साथ हैं। लगारी साहब, ये तारीख का पहला बजट है जो गरीब के लिए है। ज़ात को, सियासत को हमने कुर्बान कर दिया और हमने मुश्किल रास्ता चुना। और एक और जुमला आपकी नज़र करता हूँ कि रूखी सूखी हमें मिलकर खानी होगी, ये शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं। लगारी साहब आप तैयार हैं, अवाम तैयार है रूखी सूखी खाने के लिए? जी, हमने और हमारे पास ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है हमारे पास कि हम मुल्क छोड़ जाएं? कि हमारे पास ऑप्शन है कि मुल्क से बाहर जो है हम बैठ कर जाकर रह सकें? हमने इस मुल्क में रहना है और ये हमारा गला दबाते जाएंगे, हुक्मरान जिस हद तक दबा सकेंगे। एक दिलचस्प आपने बात की और बहुत खुशी से खबर सुनाई, बहुत अच्छी लगी। लेकिन अगर ये खबर किसी और के बारे में होती तो मैं सोचता हूँ, अगर आपने कहा है कि जनाब इमरान खान साहब को 15 मुकदमात में ज़मानत मिल गई और इस पर खुशी का इज़हार भी किया। अगर ये नून लीग के किसी बंदे को भी एक नहीं 2-3 मुकदमों में अगर जमानत मिल गई होती तो इस वक्त जो है हम पूरा मीडिया आसमान सर पर, यार देखो कैसे बड़े मुजरिम को कैसे छोड़ दिया गया, कैसे हो गया, और इतने बड़े मुजरिमों को इस तरह से छोड़ा जा रहा है और इस तरह से ये किया जा रहा है। बहुत आसानी से, मेहरबानी से, मोहब्बत से, प्यार से ज़मानत हो गई है और 15 मुकदमात में हो गई है। बड़ी रिलीफ मिल गई है। बहुत मुबारक हो जनाब इमरान खान साहब, आप तो कमाल ही कर दिया। और ये जो आए हैं हमारा इसको ठीक करने के लिए, माईशत को, इन्होंने तो मुल्क का भुरकस निकाल दिया है और रही से ही कसर जो छोड़ी थी इमरान खान ने उसको इन्होंने भी पूरा कर दिया। अब ये सूरत हाल है कि अभी जो आज़ादोशुमार आए हैं, जो मुल्क दिवालिया करार दिया जा चुका है, उसका नाम है श्रीलंका। उस श्रीलंका में आज भी, आज की तारीख में भी फी का शरह आमदनी $3,681 है, जबकि पाकिस्तान में $1,189 इस मुल्क में है जो अभी दिवालिया नहीं हुआ है, अभी दिवालिया करार नहीं दिया गया। दिवालिया करार दिया जाने से बचाने के लिए अवाम के ऊपर अजाब मुसलसल नाज़िल किया जा रहा है और यके बाद दिगरे पहाड़ तोड़े जा रहे हैं अवाम के ऊपर महंगाई के, और उनसे टैक्स उनकी लहू से नचोड़ा जा रहा है। उनका लहू जो है उनकी रगू से खींचा जा रहा है ताकि वो भी बेच डाला जाए और उसको भी ले लिया जाए। अवाम की अंदर ज़िंदगी की रमक को भी ये छीन रहे हैं, जिस तरह से 3.5 साल तक इमरान खान ने छीना, अब ये हुक्मरान उसको छीनने में लगे हुए हैं और मिलकर बड़े ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से किसी के सांस लेने का इम्कान बाकी ना रह जाए। मरते हैं मरे, जान छोड़ें, लेकिन हम इनसे लेकर रहेंगे, इनकी हड्डियाँ बेचेंगे, फिर लेकर इंसानों की हड्डियाँ भी फ़रोख्त कर रहे होंगे। ये बड़ा अच्छा कारोबार करते हैं, इनको कारोबार करना आता है और हमारे हुक्मरान हैं, ज़ाहिर है इन्होंने, अल्लाह ने इनको शायद ये कामयाबियाँ दी हैं कि वो आएँ और हम पर मुसल्लत हो जाएँ, हो गई हैं। और ये पीछे जाने वालों, अब हमें हमेशा ऐसा ही होता है, लोग पीछे मुड़ कर देखते हैं कि यार इससे तो वही अच्छा था, और अब लोग ये कह रहे होंगे, लेकिन मैं फिर कहता हूँ और बाकायमी होश हवास कहता हूँ, ना वो अच्छा था ना ये अच्छे हैं, और ना उनको हमदर्दी थी अवाम के साथ, ना इनको हमदर्दी है, ना मुल्क के साथ उनको हमदर्दी थी, ना इनको हमदर्दी है। बस अवाम की खाल उतारनी है और मुल्क को जो है वो खींचकर दिवालिया होने से बचाने के लिए लोगों को इस हालत तक ले जाएंगे कि उनके पास कुछ भी ना बचे। ये है हमारे हुकूमत की और हमारे लोगों की सूरत है। अच्छा, एक खौफ का इजहार मैंने किया था आरिफीन चंद रोज़ पहले कि कहीं हुकूमत को ये ना लग रहा हो, क्योंकि सड़कों पर मोटरसाइकिल गाड़ियाँ अभी भी नज़र आ रही हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और मेरा वो ख़तरनाक या कहीं खौफनाक एक मेरी तज्जिया कह लें या मुझसे गलती हो गई, मैंने जुमले बोल दिए, वो हो गया। मिफ्ता इस्माइल साहब आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहे हैं कि जनाब लोग बाहर नहीं निकले, हमने पेट्रोल महंगा किया और लोग बाहर नहीं निकले। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा फरमाते हैं कि पेट्रोल की कंजम्पशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने इतना पेट्रोल महंगा कर दिया। ये इसका मतलब है, इस बात का पेश ख़ैमा है कि ये हम मज़ीद महंगा करेंगे तो ना तो कोई और निकलेगा, ना ही कोई पेट्रोल की कंजम्पशन कम होगी। तो शहबाज शरीफ साहब क्यों कह रहे हैं फिर रूखी सूखी खाने के लिए तैयार हो जाएं? हमको मिलकर, मुझे लगता है शहबाज शरीफ साहब ये अब रूखी और सूखी खा रहे होंगे, तभी वो कह रहे हैं कि रूखी सूखी खाने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन जो उनके काबीना के मेंबर हैं वो तो एक और कहानी बयान कर रहे हैं कि अभी मजीद हम महंगाई कर सकते हैं, और इसीलिए के इलेक्ट्रिक को भी इजाज़त मिल गई है, 24 रुपये का फ़ी यूनिट 1 जुलाई से होने लगा है। मुबारकबाद है। मैंने पहले भी वो शेर सुनाया था, आज दोबारा सुनाने का मौका आ गया है। हम असीरों की जो कहते हो रिहाई होगी, ये खबर झूठ है, दुश्मन ने उड़ाई होगी।
हम गरीबों का अमीरों पे अभी तकिया है, हम गरीबों की अभी और पिटाई होगी। मिफ्ता इस्माइल साहब जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब जो कुछ कह रहे हैं, हुकूमतें इसी तरह से सोचा करती हैं। इसमें कोई तखसीस नहीं है कि ये वज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। हुकूमतों का पैमाना देखने का, चीज़ों का नज़रिया इसी तरह से होता है। और जब तक ये 24 करोड़ जिंदा लाशें इसी तरह सुबह शाम डेडिकेटेडली जूते खाती रहेंगी, तब तक ये होता रहेगा। एक दिन आपको पूरे मुल्क का, पूरे सिस्टम का चक्का जाम करना पड़ेगा। एक दिन आपने तय करना पड़ेगा कि आपको 365 दिन मरना है या एक दिन मरना है। उसके बाद कहीं जाकर के, अच्छा ये ख्याली बातें, ये हवाई फायर कर रहा हूँ मैं, ऐसा होने कुछ नहीं वाला, ऐसा होने कुछ नहीं वाला। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये मामलात में सुधार नहीं आएगा। आप मुबारकबाद दे रहे हैं 6 इलेक्ट्रिक की, तो ये मुबारकबाद कौमी मफाद वाले अंकलों को देनी चाहिए। ये मफाद जो है अपना सियासतदान जो हमारे हैं, ये जो कौमी मफाद के गमलों में लग करके परवान चढ़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, ख़ास तौर पे इन तमाम लोगों को मुबारकबाद दी जानी चाहिए, क्योंकि इन तमाम के अदवार में कि इलेक्ट्रिक इसी तरह से आवाम का बुरकस निकालती रही थी। और ये जो नेपरा नामी बेदांत का इदारा है, ये इतने ज़मीर फरोशों पर मुश्तमिल है कि ये उस दौर में कि जब कराची में के इलेक्ट्रिक की वजह से अमवात हो रही थी हीट स्ट्रोक के दिनों में, इन्होंने 10 लाख रुपए जुर्माना किया था नेपरा ने के इलेक्ट्रिक पे। कैन यू बिलीव? अच्छा, नेपरा से आप और क्या तवक्को रखते हैं भाई? जब मेज के नीचे से डिस्कशन होगी, और डिस्कशन भी इन्वर्टेड कॉमास में होगी, जब ब्रीफ केसेस के तबादले होंगे, जब कराची में के इलेक्ट्रिक ने कौन सी सियासी जमात, जब मैं कौन सी कह रहा हूं तो फिर कौन सी सियासी जमात को, उसके चाचे मामों को, उसकी कयादत के भांजे भतीजों को नौकरी नहीं दी? अच्छा, ये MQM से PTI और पीपल्स पार्टी, तीनों मौजूदा हुकूमत फर्क है। कौन सी सियासी जमात को नौकरी नहीं दी? और आज भी सॉरी, लेकिन उसामा मैं एक बात अर्ज करूंगा। मैं कभी ये नहीं करता हूँ, मेरी आदत नहीं है कि मैं कच्चा कलामी करूँ। नहीं हुक्म। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, और मेरे भाई नूरुल आरफीन जो कह रहे हैं, इस बात की सदाकत की गवाही के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने शायद कभी कोट किया हो यहाँ पर, एक मीटिंग में मौजूद सेक्रेटरी के ओहदे के मनसब के हामिल शख्सियत ने मुझे बताया था कि गवर्नर हाउस कराची में मीटिंग हुई थी, और ये KESC के इलेक्ट्रिक बन जाने के बाद हुई थी, और अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा रिचर्ड हार्ब्रूक उस मीटिंग में मौजूद थे और गवर्नर भी मौजूद थे, और उसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कोई ज़ुबान नहीं खोलेगा, कोई बात नहीं करेगा, कोई एहतजाज नहीं करेगा, कोई अखबार खबर नहीं लगाएगा, कोई चैनल बात नहीं करेगा, किसी को बात करने के। ये रिचर्ड हार्ब्रूक ने बाकायदा ये आर्डर जारी किया था, और हम सब ने, हमारे जो हुक्मरान उस वक्त मौजूद थे, सब चुप करके दम साध कर और आकाए वली नेमत के हुजूर बैठे हुए थे और कह रहे थे जो हुक्म सरकार का उसको अमल किया जाएगा। मेरे ख्याल में आरफीन उसका हवाला दे रहे हैं। और आज तक ये सिलसिला जू का तू है, आज भी इस सूरत हाल में कोई बदलाव आया नहीं है। आप उठा करके देख लीजिए जरा, कितने करंट अफेयर एंकर्स को तौफीक होती है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात करने की, कितने करंट अफेयर प्रोग्राम्स में, इवन न्यूज में कितना तस्करा होता है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से इस मुबैना ये जो कत्लेआम, लूट मार, ये जो माशी इस्तेहसाल लोगों का हो रहा है, कितने लोगों को तौफीक होती है? आपके ख्याल में ये खाली खुली हो रहा है? एक दफा मेरे इंटरव्यू में, मैं नाम ले लेता हूं, मेरे इंटरव्यू में घुमा फिरा करके आफाक अहमद साहब ने उन कौमी मफाद वाले अंकलों का तस्करा किया। आखिरी आदमी थे जिन्होंने ये जुर्रत भी की। आफाक अहमद कौमी मफाद वाले अंकलों का नाम लिए बगैर उन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रिक के सर पर हाथ किसका है। चले पीटीआई ने, आपको मैं बताऊं, पीटीआई की हालत ये थी कि पीटीआई के दौर में फिरदौस शमीम नकवी वगैरह ने यानी मुजाहरा किया कि इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर अंदर से जूसिस के डब्बे आ रहे थे। आरिफ नकवी, इमरान खान कनेक्शन कौन नहीं जानता? अच्छा, अब इस पे क्या कोई कार्रवाई करे? लेकिन अब देखें, अब फर्क है, ये मौजूदा हुकूमत ने ये सुपर टैक्स लगा दिया है और ये बड़ी सनतों पर लगाया जिन्होंने इमरान खान के दौर में, बकौल इस हुकूमत की, वो कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर में इन्होंने बड़ा पैसा बनाया है, शायद 900 अरब। तो उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन में बड़ा पैसा बना लिया, फिर कहते तो उस वक्त बुरा हाल था। तो लगारी साहब, अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि हमने ये वज़ीर आज़म साहब, शहबाज शरीफ साहब और उनके बच्चों की इंडस्ट्री पर भी टैक्स लगा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई नहीं करता कि अपने दौरे हुकूमत में भी
अपने ही उनके वज़ीर आज़म और उनके बच्चों की इंडस्ट्री पर कोई टैक्स लगा दे। अब जो बाहर इंडस्ट्री है उस पर तो नहीं वो लगा सकते नवाज शरीफ या उनके बच्चों की, जो यहाँ पर हैं जितनी भी हैं उसी पर लग सकता है। अब एक और अच्छी खबर, जो अब जितने भी ये मसाइल हैं वो हल होने लगे हैं कि महंगाई जितनी करनी थी हुकूमत ने कर दी है, क्योंकि अब इसहाक डार साहब आने लगे हैं। ये खबर गर्म है कि अब ये मुआशी टीम बदली जाने वाली है। मिफ्ता इस्माइल साहब और जितनी भी मुआशी टीम के साथ अब शहबाज शरीफ साहब बैठ के तकरीर फरमाते हैं और दिखाते हैं जी मुआशी टीम के हमरा, खबर लगवाई जाती है मुआशी टीम के हमरा। मुआशी टीम से खिताब करते उन्होंने कहा कि हम तो जिस काम के लिए आए तो हमने किया है, लेकिन अब मईशत को संभालना है, अपनी ज़ात और सियासत की कुर्बानी देनी है, और वो रोज़ाना कुर्बानी देते हैं, हमें नहीं नज़र आती। अब इसहाक डार साहब आ रहे हैं लगारी साहब, अब कीमतें भी ठीक हो जाएंगी, डॉलर भी नीचे जाएगा, पेट्रोल की प्राइसेस भी अब नीचे जाना शुरू हो जाएंगी। किस शेर की आमद है किरण कांप रहा है और रुस्तम का बदन ज़ेर कफन कांप रहा है। इधर आरफीन और इधर नदी लगारी कांप रहा है और उधर उसामा कांप रहा है। भाई ये जो आ रहे हैं तो आकर क्या करेंगे? देखें, इनके आने से पहले ही ये बंदोबस्त किया जा चुका है। आपको अंदाज़ा है कि आपकी जो शरह नमू है वो कितनी है? अमेरिका से ज़्यादा है, रूस से ज़्यादा है, चीन से ज़्यादा है, बेल्जियम से ज़्यादा है, स्पेन से ज़्यादा है, बांग्लादेश से ज़्यादा है। आप और सुनेंगे कई दुनिया के कई ममालिक से जो है वो आपकी शरह नमू ज़्यादा है। और ये कागज़ पढ़कर सुनाए थे मिफ्ता इस्माइल ने, और जो पिछली हुकूमत के कारनामे थे। तो शरह नमू में जब इजाफ़ा हुआ है तो क्या आपके जो है वो इतनी पैदावार बढ़ गई है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? आपकी जो है क्या वो जो है अपना रोज़गार के इतने मौके पैदा हो गए हैं कि आपकी शरह नमू बढ़ती जा रही है। आपने लोगों का गला दबाना था। गाजर, मूली और टमाटर और अदरक और लहसुन और इनकी कीमतें और आटे की कीमतें और चीनी की कीमतें दुगनी तिगनी करके और पेट्रोल की कीमतें जो है बढ़ाकर आप यहाँ तक ले आए थे। लोगों की गर्दनों पर आपने पाँव रख दिया था और फी का शरह आमदनी जो है वो श्रीलंका से भी कम हो गई है। और आपकी शरह नमू जो है वो माशाल्लाह इतने बड़े तरक्की याफ्ता अमेरिका से दुगनी है। यानी आपकी शरह नमू, अमेरिका तो कोई तरक्की नहीं कर रहा है, बेकार है। तरक्की तो हो रही है पाकिस्तान में, और तरक्की हो रही है, लोगों का गला मरोड़ा जा रहा है और लोगों का गला दबाकर उनकी सांस निकाल कर वो अपनी शरह नमू में डालते जा रहे हैं। और इस तरह से ये शरह नमू हो रही ये है। अब आएंगे, उनके पास तो गुर मौजूद हैं जनाब इसहाक डार साहब के पास, वो आएंगे अपने गुर आजमाएंगे। और लोगों के पास अगर कोई रह गई है सकत, उनके पास अगर कोई ज़िंदगी की कोई रमक बाकी रह गई है, कोई उनके सांस बाकी रह गए हैं, तो वो भी आकर ले लेंगे। और लोगों का क्या है, लोग रहें ना रहें, मैं लोगों को इसलिए कि उनकी कोई पार्टी नहीं है, हुक्मरान पार्टी आप ले लें, जिस पार्टी के नाम लेने, चूँकि आरफीन बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं और बहुत ज़्यादा पार्टियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन मुझे कोई अवाम की पार्टी, आम आदमी की पार्टी, जिस पर लोग ये कहें कि यार रक्स करते हुए आ जाएंगे ये हमारी पार्टी, इसके लिए जान हाजिर है, ऐसी कोई पार्टी है तो आरफीन साहब मुझे दिखा दें या कोई और दिखा दे। ऐसे तो है नहीं, सब समझौतेबाज इक़्तिदार के लिए आए हुए लाइन में लगे हुए दोस्त हैं और हमारे प्यारे हैं, बहुत हमारे दिलों को भाते हैं, इसलिए हम उनकी आंखें देखकर खुश हो जाते हैं। अब आ रहे हैं इसहाक डार साहब, अब वो हमारी खाल उतारेंगे, अगर खाल में हमारी बाकी रह गई है तो वो उतारेंगे और पेश कर देंगे आलमी इदारों को और कहेंगे जनाब देखें हमने ये सब कुछ कर लिया है। लेकिन तारीखी तरक्की तो नून लीग के दौर में 5 साल में हुई और उसका सेहरा इसहाक डार के सर जाता है, कम से कम नून लीग का ये कहना है। इसी वजह से शायद अब ये खबर चलाई जा रही है कि इसहाक डार साहब आ रहे हैं। मैं देख रहा सोशल मीडिया पर एक सीनियर सहाफ़ी ने इसको डार इकनॉमिक्स का कहा कि जी वो वापस आने वाली है, तो उस पर इसहाक डार साहब ने उसका जवाब ये दिया ट्विटर पर ही आके कि वो इमोजी जो होता है हाथ जोड़ा हुआ के बड़ा अप्रिशिएट किया कि जनाब बहुत मेहरबानी, आप मेरे बारे में कहते हैं। वो इतने मासूम आदमी हैं, उनको ये भी नहीं समझ आई कि वो साहब तंज कर रहे थे, वो बेइज्जती की बात थी कि उनको कह रहे थे कि मुल्क तबाह करने अब इसहाक डार साहब आएंगे, तो बड़े मासूम है। लेकिन नून लीग का दौर तो बड़ा अच्छा, कम से कम आज के दौर से बहुत बेहतर था, तो अगर इसहाक डार साहब बेहतर कर सकते हैं तो उनको चांस तो देना चाहिए आरफीन। अब खास तौर पर जब टैक्स बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर लगा दिया गया है, अब मुल्क को दिवालियापन से बचा लिया गया है, अब गाड़ी आगे चल पड़ी है मईशत की, नैब का भी जिसके बगैर जिसको चिढ़ाना है ना, आपने इनको ज्यादा गुस्सा दिलाना है। अच्छा नहीं जी आरफीन, नहीं मैं तो खुश हूँ कि नहीं करें यार, ऐसा ना करें, असल में गुस्से में आकर फिर ये बहुत नहीं जी बात ये है कि यार पिछले तमाम अदवार जनरल मुशर्रफ के दौर से अगर आप तकाबली जायज़ा करें तो कौन सा दौर अच्छा था? मेरी अपनी याददाश्त के मुताबिक, मैंने पिछले अदवार इससे पहले वाले नहीं देखे,
वो जो थे अपना अमीरुल मोमिनीन जनरल ज़ियाउल हक, उनका दौर मैंने इस एतबार से ज़रूर देखा कि मैं 4 साल का था, टेलीविज़न के सामने से गुजर रहा था तो ज़ियाउल हक बैठे हुए और टिस्वे बहा रहे थे। तो मैंने अपने अब्बू से कहा, मैंने कहा अब्बू ये ड्रामा कर रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे अब्बू ने एक तमाचा मुझे रसीद किया और इधर उधर देख करके फ़ौरन मुझे अम्मी के हवाले कर दिया कि भाई इसको ले जाओ। तो उसके बाद जनरल मुशर्रफ का दौर आया। जनरल मुशर्रफ के दौर से अगर आप जायज़ा लें तो फिर जवाल दर जवाल और फिर ये नौबत आ चुकी है। इसाक डॉलर साहब आकर के कुछ कर सकते हैं, उसका तफसीली पोस्टमार्टम नज़ीर लगारी साहब ने कर दिया है। अब मैं मज़ीद इस पर क्या कहूँ, ये फजूल बात है, कुछ नहीं होगा, सब इसी तरह से चलता रहेगा। जिस तरह से मामू लोगों ने स्क्रिप्ट में लिख दिया है उसी तरह से हमारी हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। मगर और आप बैठ करके सर कुर्बानी दी जा रही होगी और अंकल लोग नारियल। क्या ये झूठ है कि जी शहबाज शरीफ और उनके बच्चों की इंडस्ट्री पर, शुगर इंडस्ट्री है उनकी दीगर इंडस्ट्री है, लाइव स्टॉक की इंडस्ट्री है, क्या उस पर टैक्स नहीं लगाया गया? उस पर भी टैक्स लगाया गया है, वो लोग भी टैक्स देंगे। अगर नवाज शरीफ साहब की यहाँ कोई इंडस्ट्री होती तो उस पर भी टैक्स लगता है, उनकी है नहीं। ये हमारे बाप पर एहसान किया गया है, हमारे आबाओ अजदाद पर एहसान किया गया है, हमारे बुज़ुर्गों पर जो इस दुनिया से गुजर गए हैं। हमारे दादा जो पाकिस्तान बनने से पहले फौत हो गए और उनके वालिद जो उससे भी पहले फौत हो गए थे और उनके वालिद जो हैं वो उनसे भी पहले पिछली सदी में फौत हो गए थे। उनके ऊपर एहसान किया गया है और ये हमारे हुक्मरान आज के जो टैक्स दे रहे हैं ये हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। लगारी साहब, ये अवाम का दुख है ना, आप हमेशा अवाम के ऊपर करीब होते हैं। खुशसाली में मैंने देखा, ज़ाहिर आपके जज्बात और बड़ी अच्छी बात है, इतना हसास होना चाहिए, मगर वो मिफ्ता साहब तो ये वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि अब मुल्क को बचाना है तो कुछ तो करना होगा ना। रूखी सूखी वो कह रहे हैं खानी पड़ेगी, मिलकर खाएंगे, वो भी साथ होंगे। वो कह रहे हैं मेरी इंडस्ट्री में टैक्स चाहते क्या है, हम एग्जम्पशन देते हैं। चलें ठीक है, हम ऐलान करते हैं कि हम खुले दिल से अपने शरह सदर के साथ अपने दिल को खोल कर और हम जनाब हुक्मरान ख़ानदान के, वज़ीर आज़म और उनके सारे ख़ानदान के तमाम फैक्ट्रियों, मिलों और उनके तमाम कारोबार के टैक्स की एग्जम्पशन देते हैं। हम अवाम, बेचारे अवाम, लाचार अवाम हैं, हम ऐलान करते हैं हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे, अपना टैक्स वो रखें, बल्कि कुछ और चाहिए तो हमें बताएं, हमारी खाल हाजिर है। अच्छा नूरुल आरफीन, दिवालीपन से बचना है तो कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल देनी पड़ेगी। लेज़ के चिप्स खाने पड़ेंगे दिन रात, सुबह शाम। चाहिए हमें भी, बल्कि मैं कंपनी को भी यही कहूँगा कि भाई हमें भी जो है वो लेज़ के चिप्स जो हैं वो तनख्वाह के साथ साथ उसके 1-2 पैकेट तो तबर्रुकन ज़रूर दे दिया करें, ताकि घर ले आकर के हम बच्चों को भी दिखाएं कि देखो कितने बड़े आदमी की कंपनी का चिप्स जो है हमारे यहाँ आता है। अच्छा, ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि इमरान ने 15 केसेस में तो ज़मानत करवा ली, लेकिन सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने अब वफाकी हुकूमत से कह दिया कि आर्टिकल 6 यानी गद्दारी के केसेस का निफाज करना है हमने, उसके लिए मुशावरत शुरू हो गई है। तो पूरी तरह से हुकूमत फोकस्ड है मईशत के हवाले से भी, आपने देखा, फिर इलेक्शन इस्लाहात, फिर नैब इस्लाहात और अब ये केसेस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुल्क की बका के लिए। इसी अब आर्टिकल 6 के निफाज की बात हो रही है। मुशर्रफ साहब के खिलाफ तो शायद उस तरह से अमल नहीं हो सका, लेकिन ये कहाँ जाएंगे, ब्रेक के बाद। अब पता चला। पंजाब हुकूमत शदीद गुस्से में है और उनकी तरफ से कहा गया है कि अब हमने किसी रियासती इदारे की इजाज़त नहीं लेनी, किसकी ज़रूरत नहीं है। और जो सूबाई वज़ीर हैं कानून और इंसाफ पार्लियामेंट नूर के पंजाब के मलिक अहमद ख़ान साहब, उन्होंने कहा है कि हमने PTI रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है और रियासती इदारे से इजाज़त नहीं लेनी क्योंकि तमाम सबूत शवाहिद हमारे पास हैं। आर्टिकल 6 यानी गद्दारी का मुकदमात हैं वो बनाए जाएंगे और हमारे पास सबूत मौजूद हैं। फवाद चौधरी, कासिम सूरी, मुर्तज़ा चीमा समेत दीगर आइन शिकनी के मुर्तकब हुए हैं, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। फिर इसके अलावा गालिबन कल बिलावल भुट्टो साहब ने डिसइंफॉर्मेशन की बात की थी, नूरुल आरफीन ने उस पर तनकीद की थी, तो आज अब पंजाब हुकूमत भी आ गई है, झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ हत्या के इज्जत के कानून के तहत मुकदमा चलाने पर गौर कर रहे हैं। तो आरफीन अब ध्यान से, क्योंकि झूठी खबरें नहीं फैलानी। आते ही पीका एक्ट भी इन्होंने नाफिज कर दिया था और कहा था जी कि ये बड़ा बुरा है, लेकिन आते ही उस पर भी जिनमें हमारे सीनियर समी इब्राहिम साहब भी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का कर दिया था। अब नैब से 90% केसेस तो ख़त्म हो जाएंगे नैब की तरामीम के बाद, लेकिन नए केसेस का इस मुल्क में आगाज़ होने जा रहा है। नज़ीर लगारी साहब, एक तो आर्टिकल 6 अभी परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ हमने देखा था, लेकिन उसके बाद अब मौजूदा हुकूमत जिनकी दौर में ज़ाहिर है वो केस भी चलता रहा, उनके वज़ीर कानून, वज़ीर दिफा
और ख़ुद नवाज शरीफ साहब वो वेलकम करते हैं कि उनको मतलब परवेज़ मुशर्रफ साहब को आना चाहिए, उनकी हालत ऐसी है। एक तरफ उनको वेलकम किया जा रहा है, पहले केसेस का ये हाल है और नए केसेस वो कह रहे हैं हम बनाएंगे। ये इस पर क्या कहें आप? ये आर्टिकल 6 लगना चाहिए, सियासतदानों के लिए ही है ये? मेरा ख्याल है कि पहले झूठी खबरों पर बात कर लेते हैं कि झूठी खबरें मैं अगर फैलाऊं तो मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। क्या वज़ीर आज़म, वफाकी काबीना, सूबाई काबीना, सूबाई वज़रा इससे मुस्तस्ना होंगे? और अगर वो झूठी खबरें फैला रहे होंगे तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई होगी या नहीं होगी, हमें नहीं पता कि इस सिलसिले में क्या सोचा गया है हुकूमत की सतह पर। और जहाँ तक आर्टिकल 6 बनता है, कोई इसका आगाज़ करे, ठीक है, आप नहीं कर सकते जनरल अयूब खान के ख़िलाफ़, नहीं करते जनरल याह्या खान के ख़िलाफ़, आइन एब्रोगेट होते रहे, आइन को पामाल किया जाता रहा। अगर सिविलियन जो साथ देते हैं कभी, उनके साथ आप कर लें कि जो जाकर कहते थे गए जनाब हमारी गर्दन हाजिर है और हम आपके साथ हैं और आपने मुल्क को अगर टेक ओवर कर लिया है तो हम आपके साथ चलेंगे, और आपने अगर फतह कर लिया है अपने मुल्क को और आप मोहम्मद बिन कासिम बनकर आ गए हैं तो आइए बिस्मिल्लाह हम आपके साथ चलेंगे। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तो ज़रूर होनी चाहिए जो आइन को एब्रोगेट करे, जो आइन को सबवर्ट करे, जो आइन को बाइंड्स में रखे, जो आइन को सस्पेंड करे, जो आइन पर अमल दरामद रोक दे, जो आइन के आर्टिकल को अब्यूज़ करे। तो अगर उनके ख़िलाफ़ बनता है ट्रीजन तो बनाना चाहिए आर्टिकल 6 के तहत, वो सिविलियन हो वो नॉन सिविलियन हो, अगर किसी के खिलाफ बनता है तो बनाना चाहिए। कम से कम मैं इस बात के हक़ में हूँ। और उसामा, एक बात, आपके वालिद साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ और जस्टिस गाजी साहब जो हैं वो हमारे लिए एक रोशनी का मीनार है, उनसे बात कीजिएगा कि क्या हुआ था जब ग़ज़वा अहज़ाब में बनु कुरैज़ा ने ये कहकर वापस चले गए थे कि जनाब हमारे आगे रिश्तेदार हैं, हम उनके साथ नहीं लड़ेंगे, जबकि मुआहिदा ये था कि मदीने का दिफा मिलकर किया जाएगा। इस बात से पीछे हट के जो कबीला चला गया था उसके 500 से लेकर 700 के दरमियान अफराद को एक ही दिन और उनकी बनाई हुई कोर्ट, हुजूर ने कहा मैं चीफ जस्टिस के तौर पर विड्रॉ करता हूँ और आप अपना कोई ले आएँ, उन्हीं के कबीले के आदमी को बनाया गया था जज, और उसी ने फैसला दिया था कि जो लोग मैदान छोड़ कर आए उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी किया, आइन को तोड़ा है, मीसाक मदीना को, उन सबको गर्दन जदनी हैं वो, और उनको उनकी गर्दनें काट दी जाए, और काट दी गई यार 700 लोगों की। अगर मदीने की रियासत ये कर सकती है, और ये तो मदीने की रियासत की बात करते रहते हैं, अगर आइन एब्रोगेट हुआ है तो और बादियों नज़र में मैं समझता हूँ कि हुआ है, तो फिर आप कार्रवाई करें, बिस्मिल्लाह, अभी आगे चलें, और फिर उसकी गर्दन में आइन के शिकंजे में जो भी आता जाए कहीं से तो कार्रवाई होनी चाहिए। फिर तो चलें बिस्मिल्लाह। ज़ियाउल हक साहब का जिन्होंने साथ दिया, फिर वहाँ से कहानी शुरू हो जाएगी, फिर वो मसला तो वही आ जाएगा। नहीं, जनरल ज़ियाउल हक से पहले तो फिर तो अयूब खान से शुरू करनी। अच्छा चलें, नहीं, पहला मार्शल अयूब खान ने लगाया था ना, तो फिर तो आपको मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इसकी इब्तिदा तो करे, चलिए शुरू तो हो। अच्छा समझे आपने। अच्छा जी। अच्छा आरिफीन, इसके अलावा यहीं पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई पंजाब हुकूमत की तरफ से वो यहीं ख़त्म नहीं हुई। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पहली दफ़ा तारीख़ में पहली दफ़ा ये हुआ है कि गरीब आदमी के लिए, अवाम के लिए रिलीफ वाला बजट हम लाए हैं, पहली दफ़ा। उन्होंने अपने तमाम पिछले अदवार जो हैं उनको इसमें माइनस कर दिया। चलें सच बोला होगा, अब मान लेते हैं। और उनके पीछे उन्हीं की पार्टी के अवैस लगारी साहब हैं, सरदार अवैस लगारी, ये वज़ीर ख़जाना है। उन्होंने कहा जी यूनियन कौंसिल तक को माली तौर पर ख़ुद मुख्तार करेंगे, ये नया बल्दियाती निज़ाम हम ला रहे हैं, हमारा बल्दियाती निज़ाम एक इनकलाबी इक़दाम होगा, इनकलाब आने वाला है और मुल्क की तारीख़ का सबसे बेहतरीन निज़ाम होगा। और इसके बाद जनाब एक और ख़बर ये आप कह रहे थे जी लोग नहीं निकलेंगे जब तक तो ये निज़ाम नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा है कि ख़बरदार, सड़कें बंद करके अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। वो आप अभी यहाँ बात करते हैं तो उनको पता होता है नूर आरिफी ने क्या बात करनी है। वो पहले ही अवाम को कहते थे ख़बरदार निकले 4144 रेड कर देंगे, गिरफ्तारियाँ हो जाएंगी, भागते फिरोगे, कहाँ से वकील करवाओगे, जेलों में डाल देंगे, कौन निकलेगा। तो ये एक पूरी कंप्रीहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि हम आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं, हमें किसी इदारे की ज़रूरत नहीं है किसी से इजाज़त लेने की, बल्दियाती निज़ाम भी बहुत बड़ा इनकलाबी ला रहे हैं और फिर एहतजाज की भी इजाज़त नहीं है। मैं भी यहीं बैठा हूँ, मैं जिसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, ये मिडिल फिंगर वाले अंकल,
दाढ़ी रखी हुई शरई इन्होंने। 10 रुपए की शर्त लगाते हैं आज आता तारड़ से, बल्कि इनके कायदे तहरीक से लगाते हैं नवाज शरीफ से 50 रुपए की। इतनी तो उनकी हस्ती है कि 50 रुपए की लगाई जाए। आर्टिकल 6 या 6.5 जो भी लगाना चाहें भाई, ये मेरे कान में टूट 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 बंद करो। अच्छा जी, कथा कलामी की माफ़ी, कोई बात नहीं। मैं शर्त लगा रहा था नवाज शरीफ से 50 रुपए की। ये आर्टिकल 6 या 6.5 जो लगाने की बात कर रहे हैं, ये लगा करके दिखाएं। उसामा, अब तक इतना तो मेरा ख्याल है इंटेलेक्ट मेरा, आपका, हम सबका इतना डेवलप हो चुका है कि हमें पता है कि ये सब कठपुतलियाँ हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। एक साहब ने मुझे बताया, एक इदारे के किसी फ़र्द ने, एक बड़े इदारे के, ज़बरदस्त इदारे के किसी फ़र्द ने एक दूसरे इदारे के किसी ज़बरदस्त को बुलाया और बुला करके उसके हाथ में एक फर्रा दे दिया। कहा कि ये शादी हॉल्स जो हैं वो हमारे हैं, ये गिरने नहीं चाहिए, वरना फिर सोच लो। और उसके बाद दूसरे ने कहा कि भाई वो आज़ाद तो कह रहा है कि ये गिरना है। उसने वहीं फाड़ा उसको और उसके हाथ में रख दिया। उसने कहा हम आज़ाद हैं या वो आज़ाद हैं, और उसके बाद वो मुंह बिचका के चला गया। यह है इस मुल्क का असल नक्शा। जो वहाँ फैसला होता है ना, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, पिया वही भाई, क्या वो होता है, सुहागन वही जो पिया मन भाई। यहाँ जो पिया है ना, जो सबको पिला रहे हैं, जो उन्होंने तय करना है वो होगा। भाई आज 15 मुकदमात में जमानत हो गई। वो गवर्नर सिंध साबिक, उनकी भी कई मुकदमात में आज जमानत की मैं खबर पढ़ रहा था। यहाँ जमानतें तो बट रही होती हैं। यहाँ जमानत, इमरान खान का भांजा, मैं 50 लाख दफ़ा कह चुका हूँ, इमरान खान ने उसको अपनी पार्टी का वो बना दिया, पता नहीं लॉन्डो की तंजीम का कुछ फलाना, वो वकील है। उसने अपने दोस्तों के साथ, अपने वकला के साथ मिलकर के PIC अस्पताल पे हमला किया, 4 लोग जान से गए। इस मुल्क में किसी अदालत ने इमरान खान के भांजे की मूंछ का बाल तोड़ लिया? लगाओ इमरान खान के भांजे पे जरा आर्टिकल 6, आरफीन पे लगाओगे। इसकी इतनी जुर्रत, ये हमें आईना दिखा रहा है, मैं फलाना। ओ भाई तुम फलाना नहीं, फलाना वो है जिसने तुम्हें बिठाया है। सबकी वीडियोस हैं। अच्छा। वीडियोस बुला करके बिठा देते हैं और बड़ी सी दीवार पे चल रही होती है। ये आप ही है ना, चेक कीजिएगा। उसके बाद आप काणे होते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर आपको कहा जाता है, एक को कहा जाता है तू डैम बनाएगा, एक को कहा जाता है तू फलां जगह चंदा लेगा। ये टोपी ड्रामे छोड़ दो। आर्टिकल 6, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आर्टिकल 6 लगाने का सोच सको, इसलिए कि तुम्हें पता है कि अगर तुमने शुरुआत कर दी इमरान खान से या फलाने खान से, तो तुम भी एक ना एक दिन इसकी जद में आओगे। फिर आवे का आवा लपेट में आएगा, फिर ये लूला लंगड़ा सिस्टम तुम्हें लेकर के बैठ जाएगा। और ये लानत ज़दा मनहूस सिस्टम ऐसे ही चलता रहे, अवाम ऐसे ही जलील व ख्वार होते रहे, कोई मुकद्दस रहे, कोई आज़ाद रहे। तुम इसी तरह से इसको चलने दोगे, तुम्हें मालूम है कि इस निज़ाम से तुम्हारी रोटी जुड़ी हुई है। अच्छा, ये निज़ाम मेरी बका के लिए नहीं ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि हम इस निज़ाम के हक में हैं, हम इस निज़ाम को डीरेल नहीं होने देना चाहते। क्यों नहीं होने देना चाहते? यह निज़ाम लोगों के घरों में साफ पानी नहीं पहुंचा सकता। यह निज़ाम आपको इंसाफ नहीं दे सकता। इंसाफ मिलेगा तो रात को 12 बजे अदालत खोल करके किसी एक खास आदमी को इंसाफ मिल जाएगा। चले ब्रेक का मुझे काफी देर से कहा जा रहा है, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। ब्रेक का काफी देर से कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक लगातार बात करेंगे। इमरान खान साहब ने साबिक DG एंटी करप्शन पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर अली पर इल्ज़ामात लगाए, वो भी इनका जवाब दे रहे हैं। क्या हो रहा है, ये किसने इलेक्शन रिग किया, किसने नहीं किया, नवाज शरीफ साहब को किस तरह फ़ायदा दिया गया या इमरान खान को? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। मुस्लिम लीग नून ने जब 2013 का इलेक्शन जीता तो पीपल्स पार्टी ने भी इल्ज़ाम लगाया कि ROs का ये इलेक्शन था और इफ्तिखार चौधरी और एक साबिक जज थे रमदे साहब, इन्होंने मिलकर जनाब दफातर बनाए हुए थे। अब इमरान खान साहब ने भी उसमें और इजाफा कर दिया है और उन्होंने कहा जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा ये DG एंटी करप्शन रहे, इन्होंने 2013 का इलेक्शन नून लीग के लिए मैनेज किया। ये इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है। तो अब साबिक DG साहब भी मैदान में आ गए। लगारी साहब वो क्या कह रहे हैं?
देखिए बात ये है कि इमरान खान साहब ने इनका नाम मुजफ्फर रांझा साहब का नाम तो अभी खुल कर लिया ना, नाम आकर सामने ले लिया है। और उससे पहले वो नाम नहीं ले रहे थे किसी एजेंसी का या किसी इदारे का या किसी ये ब्रिगेडियर के मनसब के लोगों का, उस वक्त नहीं बात कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि नजम सेठी ने 35 पंक्चर लगाए हैं और हुकूमत ने इलेक्शन चोरी किए हैं और इलेक्शन चोरी करके वो इनको कामयाब कराया। उनका सारा नज़ला जो गिर रहा था वो नजम सेठी पर और अबूरी हुकूमत पर गिर रहा था और सारा ज़ोर उनका ये था। और फिर ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब पर, क्योंकि इलेक्शन तो वो जीते थे और उनके जीतने का ऐलान किया जा चुका था, तो इमरान खान उसी वक्त से उनके ख़िलाफ़ हो गए थे। अब ये भी आ गया है कि जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा जो हैं शायद उस वक्त किसी हसास इदारे में होंगे और हसास मकाम पर होंगे। और लेकिन ये तो ज़ाहिर है कि डीजी साबिक डीजी एंटी करप्शन हैं, तो इनके ऊपर इल्ज़ाम आ गया कि जनाब इन्होंने इलेक्शन चोरी किए या इलेक्शन मैनेज किए। इन्होंने ये कहा है कि जनाब आप कमीशन बनाए। एक तो ये है कि उनका कहना यह है कि जनाब आप 4 साल तक इख्तियार में रहे तो आपने कमीशन क्यों नहीं बनाया और आपने ये इल्ज़ामात वहाँ पर क्यों नहीं लगाया और फिर आपने उसकी तहकीकात क्यों नहीं करवाई और ये इल्ज़ाम साबित क्यों नहीं किया, आपको ये करना चाहिए था। तो चले आप नहीं किया आपने, अब आप ऐसा करें एक कमीशन बना लें और पहले से अंडरटेकिंग दे दें, आप भी दे दें लिख कर, मैं भी लिख कर दे देता हूँ कि कमीशन जिसको झूठा करार दे उसको सज़ाए मौत दी जाए। आप भी चलें और मैं भी चलता हूँ और बैठकर ये बात करते हैं। ये सर्विसेज के एक अहम आदमी की तरफ से ये बात आई है जनाब इमरान खान के बारे में और जनाब इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं। अच्छा, इल्ज़ामात इमरान खान साहब लगाते हैं तो ज़ाहिर है कोई भी इल्ज़ाम उस वक्त तक इल्ज़ाम ही होता है जब तक साबित ना हो जाए। मेरी कोई ना जान पहचान है जनाब ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा साहब से और ना मेरी इतनी कोई कुर्बत है जनाब इमरान खान साहब से, लेकिन इल्ज़ामात लगाते हुए आपको उसकी लॉजिक तो कम से कम देनी होगी ना कि कैसे इलेक्शन चोरी हुए, इस पोजीशन होते हुए इस तरह से इन्होंने इलेक्शन चोरी किए और यहाँ से इलेक्शन चोरी करके ये जो 35 पंक्चर थे वो नजम सेठी ने नहीं बल्कि ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा साहब ने दिए थे। अगर उन्होंने दिए थे तो फिर आपको इल्ज़ामात की तरतीब के साथ जाकर कहीं ना कहीं पेश कर देना चाहिए। अब इस बात को खुल जाना चाहिए और इस बात को सामने आ जाना चाहिए कि किसने इलेक्शन चोरी किए, कैसे इलेक्शन चोरी किए। हम कोई एक इलेक्शन, हमने बहुत से ट्रिब्यूनल में देखा, हमने बहुत से अपीलें देखी, बहुत से लोगों के फैसले होते देखे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इलेक्शन चोरी करने वाले ने या इलेक्शन चोरी जिसका हुआ है उन्होंने बैठकर बाकायदा इस मामले को इश्यू के तौर पर पेश किया है। इश्यू के तौर पर इमरान खान साहब ने पेश किया। अब उन्हें जाना चाहिए और ये चैलेंज कबूल करना चाहिए कि ठीक है जी, वो ख़ुद तजवीज़ करना चाहिए कि फ़लाँ शख्सियत जो है वो बहुत ईमानदार हैं और उनके नज़दीक तो ज़ाहिर सबसे ईमानदार जस्टिस साकिब निसार साहब हो सकते हैं, चूँकि उन्होंने इनको सादिक और अमीन करार दिया, उनकी सरबराही में वो कमीशन बना दिया जाए और इसका फैसला भी हो जाना चाहिए कि ये 35 पंक्चर थे, 36 से 38 से 40 से 50 थे, जो भी थे वो किसने लगाए, कैसे लगाए और किस तरह से इनको हरवाया गया, ये चीज़ें आ जानी चाहिए। अच्छा, ये वाकई हर इलेक्शन में सिलसिला रहता है, किसी एक इलेक्शन को पकड़ ले जिस तरह लगारी साहब कह रहे हैं। आरफीन नामा, आरफीन मैं MQM की कोई तारीफ़ नहीं करूंगा क्योंकि बिल्कुल लगारी साहब ने मुझे एक बहुत अच्छी ये टिप दे दी है कि भाई फिर आप जानबूझकर गुस्सा दिला देते हैं आरफीन को, फिर ये ना हो कि इतराज़ हो जाए, तो प्लीज़ आपने इस तरह आप जाते जाते कह देते हैं भाई मैं रेड लाइन ना क्रॉस कर दूं, तो इसलिए तहम्मुल के साथ मैं सिर्फ जुमले रख रहा हूं, मैं कोई तारीफ़ नहीं करूंगा। प्लीज़ हमारे वोट इस हुकूमत से भी निजात दिला सकते हैं। आमिर खान, ये उन्होंने मौजूदा हुकूमत का कहा है, यानी जो अब हुकूमत है, ये 3 महीने पहले वाली नहीं। साद रफीक साहब भागे भागे पहुंचे इनके पास वजीर रेलवे और कहते हैं MQM के दोस्त पढ़े लिखे और स्मार्ट हैं, इनसे बात बनवाना आसान नहीं है, ये दलील से बात करते हैं। आरफीन आप भी दलील से बात करते हैं, तो लिहाजा प्लीज़ ज़रा हाथ हल्का रख लें, मेहरबानी। आमिर खान साहब को शायद गलतफहमी हो गई है। आमिर खान साहब या तो हुस्न ज़न का शिकार हो गए हैं अपने बारे में, उनको लगता है कि उनके वोट के सबब हुकूमत गई है। मैं शुरू दिन से जब से इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे उस वक्त से कहता आ रहा हूँ कि ये मामूल लोगों का काम था कि जो आमिर खान साहब और आमिर खान साहब जैसों या मुत्तहदा या फ़लाना या डिमकाना उनको बनाने के ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने MQM को बनाया, MQM को परवान चढ़ाया, कराची MQM के हवाले कर दिया या ठेके पे दे दिया, कराची में MQM कत्लो गारत करती रही, लेकिन चूंकि उनको अपना हिस्सा मिल रहा था इसलिए उन्होंने कहा तुम जाओ जहन्नम में, हमें हमारा हिसाब किताब पूरा करते रहो। उसके बाद फिर MQM ने एक ख़ास वक्त में आकर के अपने पैरों पर ख़ुद कुल्हाड़ी मार ली और उसके बाद MQM नफीस
बन गई, या यूं कहिए कि किसी एक दफ्तर में बैठ करके MQM को नफीस बना दिया गया। आमिर खान साहब ये नहीं बता रहे कि वो कह रहे हैं कि RTS सिस्टम 2018 के इलेक्शन में बिठाया गया और नताइज तब्दील किए गए। मैं आमिर खान साहब की जुर्रत का वैसे तो मद्दा हूँ, लेकिन आमिर खान साहब ने हमें गुमराही में मुब्तला कर दिया है। उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि किस इदारे ने RTS सिस्टम बिठाया, वो कौन से इदारे का कौन सा तवंगर आदमी था कि जिसने आमिर खान साहब को ये न कहने दिया कि भाईजान ये क्या मामला है। कोई एक तो आदमी होता कि जो ये पूछता आमिर खान से उसे एक महफिल में कि भाई ये RTS सिस्टम जिन्होंने बिठाया है तुम्हें भी तो उन्होंने ही बनाया है, फिर तुम क्या ये सब जो है वो कर रहे हो। कह रहे हैं उनके साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाई है किसने, वसीम अख्तर, साबिक मेयर कराची। वो कह रहे हैं हमें वजारतें और गवर्नरशिप लेने के लिए कहा जा रहा है, अब आप बताइए। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहा तो बहुत जा रहा है, इसरार तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन हम मान नहीं रहे। जबकि मेरा ईमान है, मैं 5 लाख दफ़ा ऑन एयर बता चुका हूँ, कह चुका हूँ, और मेरा यकीन है कि इसराइल में अगर MQM को हुकूमतों में हिस्सा लेने की दावत मिले तो MQM वाले वहाँ पर भी जाएंगे, क्योंकि इनकी सियासत का प्योरली मकसद महज इक़्तिदार का हलवा, कुर्सी का नशा इनको इतना चढ़ा हुआ है। फरमा रहे हैं वसीम अख्तर साहब के MQM ने सिंध के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मेरा ख्याल है वो थोड़ा गलत बता गए। वो उनको ये कहना चाहिए था कि MQM ने कराची वालों से बहुत कुर्बानी ली है, कभी जानो माल की, कभी इज्जत व आबरू की, कभी भत्ते के नाम पर, कभी चंदे के नाम पर, और ये सब कुछ वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनके बनाने वाले ज़्यादा तगड़े थे। वसीम अख्तर साहब फरमा रहे हैं अब हमारी शनाख्त और कौम की बका का मामला है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि इलेक्शन करीब हैं, बल्दियाती इलेक्शन का गलगला है। अब अगर वो कौम और शनाख्त और इस तरह का चूरन मंजन नहीं बेचेंगे तो फिर दाल दलिया चलेगा कैसे, फिर MQM लोगों को वरगलाएगी कैसे। फिर इलेक्शन में MQM का वतीरा ये होता है कि नॉर्मली पूरा साल मुत्तहदा होते हैं, और जैसे ही कहीं इलेक्शन वगैरह की कोई ज़िमनी इलेक्शन का मामला होता है तो ये महाजिर हो जाते हैं, ये ठीक खट करके महाजिर हो जाते हैं। हैदर अब्बास रिजवी से 9-0 पे मेरी बात हो रही थी स्ट्रगल के दौर में, तो किसी एक वक्त में मेरी उनसे कोई बात हुई, मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि इलेक्शन के वक्त आप मुत्तहदा हो जाते हैं और उससे पहले आप महाजिर रहते हैं। तो उन्होंने मुझे देख करके कहा कि अबे क्या रिसीविंग एंड पे आ जाएं। मेरी उनसे अबे तबे वाली थी, तो उन्होंने उसी अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा तो रिसीविंग एंड पे आ जाएं, इससे आप MQM की सियासत का अंदाज़ा लगा लीजिए। और वसीम अख्तर साहब हमें क्या बता रहे हैं, आगे फरमाया उन्होंने कि हमें तकसीम करने के लिए मछली के निशान वाले लोगों को लाया गया, लेकिन अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। ये बात बिल्कुल जुज़वी सच है, इसमें मैं वसीम अख्तर से इख्तलाफ नहीं करूँगा। ये बात ठीक है कि मछली के निशान वालों को बड़े घर से ही लेकर के आया गया था, लेकिन वसीम अख्तर साहब ये क्यों नहीं बता रहे कि MQM को भी बड़े घर वालों ने बनवाया था। वसीम अख्तर साहब ये क्यों नहीं बता रहे आमिर खान के बारे में कि आमिर खान ने जब MQM हकीकी बनाई थी तो वो भी बड़े घर वालों की हुक्म पे बनाई गई थी। PSP यहाँ कराची में जिस दफ्तर में बैठ के बनाई गई है उसके बारे में तो बात कर दी, लेकिन रावलपिंडी की जिस जगह पे बैठ करके यहाँ अल्ताफ हुसैन को हिदायत जारी की गई थी, भाई उसके बारे में बात करते हुए आपकी नाफ क्यों उतर जाती है। ये सियासत का, कौमी सियासत का, मुत्तहदा की सियासत का वो मकरूह पहलू है कि जिस पर बात करते हुए आदमी को कराहत आती है। मेरा ख्याल है वक्त खत्म हो गया जी। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ, क्या कहूँ, शुक्रिया अदा करूँ। मैंने तो कहा था ज़रा आप हाथ हल्का रखिएगा, पता नहीं ये हाथ हल्का था या नहीं था। बहरहाल मेरी जो गुजारिश थी आप सब ने देखी है बराह रास्त प्रोग्राम में, मैंने तो कहा था, तो अब मैंने तो कोशिश की है गुस्सा भी उनको ना देना हूँ। बहरहाल प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।